हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 सेमेस्टर 2 का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है सेट 1 करने जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कराने वाला हूं। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ए का 1 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। एक्सपेंड द फॉलोइंग बाइनोमियल एक्सप्रेशन 2 + 5x रेज टू द पावर 7, इसको एक्सपेंड करना है। ये एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, इसको जो है एक्सपेंड करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है 2 + 5x का पावर 7, इसको एक्सपेंड करना है। तो इसको एक्सपेंड करने के लिए हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम क्या बोलता है, x + a का पावर n, इसको एक्सपेंड हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो इसको एक्सपेंड करेंगे n c 0 फिर x का पावर n-0 इंटू ए का पावर 0 फिर nc1 x का पावर n-1 और इंटू ए का पावर 1। इस तरह से फिर nc2 लिखेंगे, x का पावर इन दोनों का डिफरेंस मतलब n-2 और ए का पावर 2। और इस तरह से हम लोग लिखते जाएंगे कब तक, ncn x का पावर n-n और ए का पावर n। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का हम लोग इस्तेमाल यहाँ पे करने वाले हैं। तो आइए इसको एक्सपेंड करते हैं। 2 + 5x का पावर 7, इसको एक्सपेंड करते हैं। यहाँ n के जगह पे कितना है 7, x के जगह पे कितना है 2 और a के जगह पे कितना है 5x है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो 7c0 2 का पावर 7-0 इंटू 5x का पावर 0 फिर प्लस 7c1 2 का पावर 7-1 5x का पावर 1 फिर 7c2 2 का पावर 7-2 5x का पावर 2 फिर 7c3 2 का पावर 7-3 इंटू 5x का पावर 3 फिर प्लस 7c4 2 का पावर 7-4 5x का पावर 4 फिर 7c5 2 का पावर 7-5 और 5x का पावर 5 फिर 7c6 2 का पावर 7-6 5x का पावर 6 फिर 7c7 2 का पावर 7-7 इंटू 5x का पावर 7। तो ये जो है हमने एक्सपेंड कर दिया है। अब 7c0 7c1 7c2 इन सब का वैल्यू जो है हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला याद रखिएगा, NCR कैसे निकाला जाता है, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n-r इंटू फैक्टोरियल r। फैक्टोरियल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो हम ऐसे लिखते हैं ज़्यादातर। तो NCR यहाँ पे हमको निकालना है 7c0, तो 7c0 निकालना है तो क्या करेंगे, फैक्टोरियल 7 बटा फैक्टोरियल 7-0 इंटू फैक्टोरियल 0। ये कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 7 कितना होता है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं फैक्टोरियल 7। यहाँ फैक्टोरियल 7-0 कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 0 होता है 1। फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आया इसका वैल्यू 1। तो 7c0 का वैल्यू होता है 1। उसी तरह से 7c1 का वैल्यू आप लोग निकालिएगा तो आएगा 7। फिर 7c2 का वैल्यू निकालिएगा। तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके भी निकाल सकते हैं, या फिर एक शॉर्ट ट्रिक है, यहाँ पे लिखा है 7c2, तो 7 को 2 बार घटते क्रम में लिखिए और 2 को लिख दीजिए 2 × 1। उसी तरह 7c3 निकालना है तो 7 को 3 बार लिखिए घटते क्रम में, 7 × 6 × 5 और 3 को 3 × 2 × 1। फिर 7c4 निकालना है तो इसी तरह से लिख सकते हैं 7 × 6 × 5 × 4 बटा में 4 को 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, जो वैल्यू आएगा यहाँ पे रख देंगे। तो सॉल्व करके देखते हैं यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 एकम 2 2 3 6। तो 7c2 का वैल्यू आया 21। यहाँ पे देखिए 3 एकम 3 3 दूने 6 2 एकम 2 2 एकम 2
7 5 35, तो 7C3 का वैल्यू 35 आया। उसी तरह 7C4 का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे, 4 से 4 कट गया, 3 दूनी 6 यहाँ पे हो गया, 7 5 35 आया। फिर 7C5 का वैल्यू निकालेंगे तो ये 7C2 के बराबर होगा, ये 21 होगा। इसको भी इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं या फिर शॉर्ट ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। फिर 7C6 का वैल्यू जो होगा आपका 7 होगा और 7C7 का वैल्यू होगा 1। ठीक है, तो इन सब का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, 7C0, 7C1, 7C2, 7C3, 7C4, 7C5, 7C6, 7C7, इन सब का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 7C0 का वैल्यू होता है 1, 2 का पावर 7, 5x का पावर 0 का वैल्यू होगा 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 का पावर 7 प्लस 7C1 का वैल्यू होगा 7, यहाँ पे है 2 का पावर 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा 6, 2 का पावर 6, और यहाँ पे 5x का पावर 1 मतलब 5x। फिर यहाँ पे 7C2 का वैल्यू कितना आया है 21, 21 इंटू 2 का पावर 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 यानी कि 5, 2 का पावर 5 इंटू 5x का पावर 2 मतलब 25, x का पावर 2। फिर उसी तरह से 7C3 का वैल्यू 35 इंटू 2 का पावर 4 इंटू 5x का पावर 3 है तो 5 का क्यूब 125 हो जाएगा इंटू x का पावर 3। उसी तरह से 7C4 का वैल्यू कितना है, 7C4 का वैल्यू 35, 35 इंटू 2 का पावर 7 माइनस 4 3 और 5x का पावर 4 है तो 5 का पावर 4 इंटू x का पावर 4। फिर उसी तरह 7C5 का वैल्यू कितना है 21 इंटू 2 का पावर 7 माइनस 5 2 इंटू 5 का पावर 5 इंटू एक्स का पावर 5। फिर उसी तरह 7C6 का वैल्यू कितना आया है 7, 2 का पावर 7 माइनस 6 1 इंटू 5x का पावर 6 है तो 5 का पावर 6 इंटू एक्स का पावर 6। उसी तरह से 7C7 का वैल्यू आएगा 1 और यहाँ 2 का पावर 7 माइनस 7 मतलब 0, 2 का पावर 0 मतलब हो गया 1, तो यहाँ पे आएगा 5 का पावर 7 इंटू एक्स का पावर 7। तो स्टूडेंट्स ये इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके हमारा आंसर इतना आएगा। ठीक है, तो ये जो है इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन का एक्सपेंशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द 10th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3a प्लस 2a रेज टू द पावर 12। इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन को जब एक्सपेंड करेंगे तो उसमें जो 10वां नंबर पे टर्म होगा उस टर्म को निकालना है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो किसी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन में जनरल टर्म निकालने का जो फॉर्मूला होता है, जनरल टर्म यानी कि टी आर प्लस 1, ये एक जनरल टर्म है। तो टी आर प्लस 1 टर्म जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है एन सी आर एक्स का पावर एन माइनस आर ए का पावर आर। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है एक्स प्लस ए रेज टू द पावर एन। तो इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन में जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसका जो जनरल टर्म होगा टी आर प्लस 1, वो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है 3a प्लस 2 बाई ए का पावर 10, तो n का वैल्यू यहाँ पे 10 है और x के जगह पे आप समझे 3a है और a के जगह पे आपका है 2 बाई ए। ठीक है, तो इसमें हमको बोला है 10th टर्म निकालने को बोला है। तो 10th टर्म यानी कि 9 प्लस 1th टर्म यानी t9 प्लस 1 हमको निकालना है। ठीक है, तो t9 प्लस 1 यानी 10th टर्म। ठीक है, 10th टर्म होगा t9 प्लस 1, तो इसको हम लोग निकालेंगे कैसे, NCR यानी कि n के जगह पे कितना है 10 CR कितना है, R यहाँ पे ये है 9, 10C9। फिर x का पावर n माइनस आर है तो x के जगह पे है 3a। ठीक है, तो 3a का पावर 10 माइनस 9 इंटू फिर a का पावर r, तो a के जगह पे कितना है यहाँ पे 2 बाई ए है, तो 2 बाई ए का पावर r यानी कि r के जगह पे 9। ठीक है, तो ये हो गया आपका 10th टर्म। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए,
10c9 कितना होता है, तो 10c9 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10c 10 माइनस 9, ठीक है, ये फॉर्मूला है। NCR क्या होता है, NC n-R, ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो 10c 10 माइनस 9 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 3a का पावर 10 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 3a का पावर 1, और यहाँ पे ये हो जाएगा 2 का पावर 9, और ये हो जाएगा a का पावर 9, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 10c1 यहाँ पे हो गया 3a इंटू 2 का पावर 9 अपॉन a का पावर 9, ठीक है। तो 10c1 का वैल्यू होता है 10 इंटू 3 इंटू 2 का पावर 9 डिवाइडेड बाई ए से एक कट जाएगा, तो a का पावर 8, ठीक है। तो ये हो गया 30 इंटू 2 का पावर 9 इंटू a का पावर -8, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसको आप और भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो 2 का पावर 9 का जो वैल्यू होगा उसको निकाल के 30 से मल्टीप्लाई करके भी आप यहाँ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर बी, फाइंड द सिक्स्थ एंड आरथ टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है 1, 8, 27, 64, डॉट डॉट डॉट, इस सीक्वेंस में सिक्स्थ टर्म क्या होगा और आरथ टर्म क्या होगा ये बताना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, ये हमारा सीक्वेंस दिए रखा है और हमको निकालना है सिक्स्थ टर्म निकालना है और आरथ टर्म निकालना है, ठीक है। सिक्स्थ टर्म और आरथ टर्म निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए इस सीक्वेंस में ये जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को हम लोग लिखते हैं A1 से, सेकेंड टर्म को लिख रहे हैं A2 से, फिर थर्ड टर्म को लिख रहे हैं A3 से, फोर्थ टर्म को लिख रहे हैं A4 से, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट टर्म कितना है 1 है, सेकेंड टर्म कितना है 8 है इस सीक्वेंस में, और थर्ड टर्म कितना है 27 है, फोर्थ टर्म कितना है 64 है। अब देखिए इस फर्स्ट टर्म को हम लोग लिख सकते हैं 1 का क्यूब, इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब, इसको 3 का क्यूब, इसको 4 का क्यूब। अब ज़रा गौर कीजिए, ये फर्स्ट टर्म है तो 1 का क्यूब, सेकेंड टर्म है तो 2 का क्यूब, थर्ड टर्म है तो 3 का क्यूब, फोर्थ टर्म है तो 4 का क्यूब। इसी तरह से सिक्स्थ टर्म निकालना होगा तो 6 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सिक्स्थ टर्म आ गया, 6 का क्यूब कितना होगा 216, ये हमारा आंसर हो गया। और आरथ टर्म बोला है निकालने के लिए, तो ए आर निकाल लीजिए, ए आर कितना होगा आर का पावर 3, तो ये जो है हमारा आरथ टर्म होगा, और ये जो है सिक्स्थ टर्म होगा। तो सिक्स्थ टर्म होगा 216 और आरथ टर्म होगा आर का पावर 3, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का सी देखिए, 1 का सी का 1 नंबर, फाइंड द इंक्लिनेशन एंड स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 4,8 एंड -6, -2। तो उस स्ट्रेट लाइन का हमें इंक्लिनेशन और स्लोप पता करना है जो इन दोनों पॉइंट को मिलाने से बन रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए जब दो पॉइंट्स दिया रहता है x1 y1 और x2 y2, जब दो पॉइंट्स दिया रहता है तो इसका स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। स्लोप को हम लोग m से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो m बराबर क्या होगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो पॉइंट कितना दिया हुआ है 4,8 और -6, -2, ये पॉइंट दिया हुआ है। तो इस पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन है, ठीक है, उस लाइन का स्लोप निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सी का 1 नंबर, ठीक है। तो गिवन पॉइंट्स क्या है 4,8 और -6, -2, ये दोनों पॉइंट दिया हुआ है। तो स्लोप कितना होगा, स्लोप यानी m बराबर, ये आपका है x1 y1 और ये है x2 y2। तो क्या होगा फॉर्मूला y2 माइनस y1, y2 कितना है -2, तो y2 माइनस y1 कितना है 8, फिर x2 माइनस x1 फॉर्मूला के मुताबिक, तो x2 कितना है -6 माइनस x1 कितना है 4। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये आपका स्लोप निकल के आ जाएगा -2 और -8 कितना होगा -10,
और यहाँ पे -6 -4 कितना होगा -10। तो m बराबर निकल के आ गया आपका 1। तो स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन होगा 1। अब हमको निकालना है इंक्लिनेशन। तो इंक्लिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू टेन थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है, इंक्लिनेशन है, ठीक है। तो m कितना है, 1 है। तो टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो 10 कितना डिग्री बराबर 1 होता है, 10 45 डिग्री बराबर 1 होता है। तो इसलिए थीटा बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री। तो इसका मतलब उस लाइन का इंक्लिनेशन कितना होगा, 45 डिग्री, ठीक है। तो ये है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का सी का 2, एग्जामाइन वेदर द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स अ सर्कल। ये चेक करना है कि ये जो इक्वेशन है ये एक सर्कल का इक्वेशन है या नहीं है। तो आइए देखते हैं। तो ये सर्कल का इक्वेशन है या नहीं है, इसको हमको चेक करना है। तो सबसे पहले सर्कल का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, सॉरी जो जनरल इक्वेशन होता है, उससे हम लोग इसको कंपेयर करते हैं। तो जनरल इक्वेशन होता है सर्कल का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन से हम इसको कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2g बराबर आएगा -1, 2f बराबर होगा -4 और c बराबर होगा 7, ठीक है। तो यहाँ से g और f का वैल्यू निकालनी है, g f c का। अब हम रेडियस निकाल के चेक करेंगे। रेडियस निकाल के चेक कर रहे थे जब, तो हमने देखा कि यहाँ पे रूट के अंदर में नेगेटिव आ रहा था, मतलब इमेजिनरी। तो रेडियस जो है इमेजिनरी नंबर आ रहा है, इसलिए ये जो है सर्कल को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का डी का 1, इफ़ ए बार एंड बी बार are the events complementary to the events A and B respectively, prove that probability of A bar और B bar बराबर 1 माइनस probability of A इंटरसेक्शन B, ठीक है। तो ये हमें प्रूफ करना है। A बार B बार क्या है, इन दोनों A और B का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो A बार और B बार ये जो इवेंट्स है ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है ए और बी के। तो सिंस ए बार एंड बी बार आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ए एंड बी, इसलिए जब ए बार जो है ए का कॉम्प्लीमेंट्री है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होगा वो होगा 1 माइनस पी ऑफ ए बार। उसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार क्या होगा, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। हमको प्रूफ करना है क्या, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार और बी बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार और बी बार बराबर होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव। तो इसको हम लोग कैसे प्रूफ कर सकते हैं, अच्छा और का मतलब होता है यूनियन, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार और बी बार या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी एक ही बात है, ठीक है। तो हम ए यूनियन बी लेके चलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार यूनियन बी बार, ठीक है। तो हम जानते हैं डी मॉर्गन्स लॉ के ज़रिए कि ए बार यूनियन बी बार बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी का होल बार, ठीक है। मतलब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी लेंगे इसका पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं चूँकि प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट का कॉम्प्लीमेंट्री का प्रोबेबिलिटी कितना होता है, मतलब पी ए कॉम्प्लीमेंट कितना होता है, 1 माइनस पी ए। जैसे यहाँ पे पी ए कितना था, 1 माइनस पी ए कॉम्प्लीमेंट, तो उसी तरह से 1 माइनस पी ए कॉम्प्लीमेंट होगा 1 माइनस पी ए। तो यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार मतलब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे और लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ये आपका प्रूव हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का डी का 2,
व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 7 पॉइंट्स विद द रोलिंग ऑफ 2 डाइस। जब 2 डाइस को हम लोग फेंकेंगे तो 7 पॉइंट्स आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। 7 पॉइंट्स यानी मान लीजिए एक डाइस पे 2 आए, दूसरे डाइस पे 5 आए, तो 2 और 5 7 हो गया। उसी तरह एक डाइस पे मान लीजिए 6 आए, दूसरे पे 1 आए, तो 7 हो जाएगा। एक डाइस पे 3 आए, दूसरे पे 4 आए, तो भी 7 हो गया। या फिर एक डाइस पे 4 आए, दूसरे पे 3 आए, तो भी 7 होगा। तो हमको बोला है कि 7 पॉइंट्स आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, चांस क्या होगा, ये बताना है जब 2 डाइस को फेंकेंगे तो आइए देखते हैं। तो जब हम 2 डाइस को फेंकते हैं तो सैंपल स्पेस क्या क्या बन सकता है। तो सैंपल स्पेस पहले हम लोग लिख लेते हैं। पहले डाइस पे 1, दूसरे पे 2 1 आ सकता है। पहले डाइस पे 1, दूसरे पे 2 आ सकता है। पहले डाइस पे 1, दूसरे पे 3 आ सकता है। पहले डाइस पे 1, दूसरे पे 4, फिर पहले डाइस पे 1, दूसरे पे 5, फिर पहले डाइस पे 1, दूसरे पे 6, ये आ सकता है। या फिर पहले डाइस पे 2, दूसरे डाइस पे 1, पहले डाइस पे 2, दूसरे पे 2, पहले डाइस पे 2, दूसरे पे 3, और इस तरह से 2 4 2 5 2 6, ये आ सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है पहले डाइस पे 3 आए, 1 आए, दूसरे पे 1 आए, फिर पहले पे 3, दूसरे पे 2, इस तरह से चलता रहेगा। 3 3 3 4 3 5 3 6, ठीक है। उसी तरह 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6, फिर उसी तरह 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6, फिर उसी तरह 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, ठीक है। टोटल 36 सैंपल पॉइंट्स होंगे इसमें, ठीक है। तो इस सैंपल स्पेस में टोटल 36 पॉइंट्स होंगे, 36 सैंपल पॉइंट्स होंगे। अब हमको बोला है कि 7 पॉइंट्स आए, इसका प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं कि एक इवेंट ए है। लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 7 पॉइंट्स। मान लेते हैं ए एक इवेंट है जिसमें हम लोग 7 पॉइंट्स मिल रहा है, ठीक है। तो ए जो इवेंट है इसमें कौन कौन सा पॉइंट आएगा, कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, जिसमें 7 आएगा वही सब एलिमेंट्स आएगा। तो देखिए यहाँ पे 7 किस में आ रहा है, यहाँ पे देखिए 3 4, फिर 4 3, फिर यहाँ पे देखिए 5 2 और 2 5, ठीक है। उसके बाद 6 1 1 6 और 6 1, ठीक है। तो क्या क्या आएगा, 1 6 6 1, ठीक है। फिर 2 5 5 2, फिर क्या आएगा 3 4 और 4 3। तो ये जो है इस इवेंट में ये सब पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या आएंगे, मतलब एन ऑफ ए बराबर कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 6, और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ केसेस तो वो होंगे एन ऑफ एस बराबर 36, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए बराबर होगा एन ऑफ ए बटा एन ऑफ एस, ये फार्मूला है। तो एन ऑफ ए मतलब हो गया, या हो गया टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केस या फेवरेबल आउटकम, और एन ऑफ एस हो गया टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है, 6, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है, 36। तो इसको काटिए, 6 कम 6 6 चौके 36, तो पी ऑफ ए कितना आ गया, 1/6। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 पॉइंट, 7 पॉइंट पाने का जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना है, 1/6। ये है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का डी देखिए, सॉरी 1 का डी का 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। शो दैट द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट्स ए एंड बी ऑकर्स इज पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस 2 इंटू पी ऑफ ए बी। पी ऑफ ए बी मतलब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो हमको क्या दिखाना है कि ए और बी में से कोई एक के होने का चांस या प्रोबेबिलिटी जो है वो इतना होगा, ठीक है।
तो P और B में से किसी एक के होने का चांस, मतलब या तो A इवेंट हो सकता है या फिर B इवेंट हो सकता है, दोनों एक साथ कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमको निकालना है। तो बोला है कि ए और बी दोनों में से कोई एक के होने का, एग्जैक्टली एक के होने का चांस कितना होगा, ये प्रूफ करके दिखाना है हमको। ठीक है, तो मान लीजिए ए का, ए जो है इवेंट ए, इसका होने का चांस हमको निकालना है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब सिर्फ और सिर्फ ए के होने का चांस। ठीक है, या फिर हम लोग ये निकाल सकते हैं कि ए ना हो और बी हो, सिर्फ बी हो। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इसका मतलब होगा कि या तो सिर्फ और सिर्फ ए के होने का चांस या फिर बी के होने का चांस। ठीक है, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ कि बी नहीं होगा, सिर्फ ए होगा, और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी होने का मतलब यह हुआ कि ए नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ बी होगा। ठीक है, तो ये दोनों केसेस हो सकते हैं। क्या बोला है, ए और बी में से दोनों में से किसी एक का होने का चांस, एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट्स लिखा है ना, तो इसका मतलब ये है। ठीक है, तो हम लोगों को इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। ठीक है, मतलब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ये निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे सेट थ्योरी की मदद से जब इसको समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास एक सैम्पल स्पेस है। ठीक है, और इसमें दो इवेंट है, एक इवेंट है ए और एक इवेंट है बी। ठीक है, तो ये इवेंट ए है और ये इवेंट बी है। ठीक है, तो अब देखिए, ये जो इवेंट है ये कॉमन इवेंट है दोनों में, मतलब ये जो है ए इंटरसेक्शन बी है। अच्छा, ये वाला जो इवेंट होगा ये, इसका नाम क्या होगा, ये जो है इसमें देखिए सिर्फ और सिर्फ ए है, बी को छोड़ के, तो इसका नाम होगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ये वाला जो होगा इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बी का एलिमेंट होगा, ए का नहीं होगा। तो ये देखिए यहाँ पे ए वाला एलिमेंट और बी वाला एलिमेंट जो कॉमन है इसको हटा दिए, तो यहाँ पे ये जो जितना एलिमेंट है ये बी का एलिमेंट है, मतलब सिर्फ और सिर्फ बी होगा। यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ए होगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों होगा। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो चीज़ है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ये वाला जो चीज़ है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ये दोनों जो है डिसजॉइंट सेट है, मतलब दोनों में कॉमन एलिमेंट नहीं है। कॉमन एलिमेंट नहीं है मतलब ये दोनों डिसजॉइंट सेट है, और डिसजॉइंट सेट है तो यहाँ पे ये जो दोनों इवेंट है ये कहलाएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, और जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जब दिया रहता है तो उनका प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए यूनियन बी जो होता है वो होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। ठीक है, मतलब ए और बी जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो पी ऑफ ए यूनियन बी होगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ये दोनों जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। तो यहाँ पे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, इन दोनों का ये जो प्रोबेबिलिटी होगा ये क्या होगा, इसको हम लोग इसके मदद से लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब देखिए इसका प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालना जानते हैं, कैसे निकालते हैं, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्लस इसका होगा पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ऑफ बी, मतलब जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं है उसमें से पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर देंगे। ठीक है, मतलब पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी होगा पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। उसी तरह पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होगा पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, इसको एक साथ लिख लीजिए, और यहाँ पे देखिए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ भी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो कितना हो जाएगा, -2 इंटू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और पी ए इंटरसेक्शन बी को हम लोग ए बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी -2 इंटू पी ऑफ ए बी, तो ए इंटरसेक्शन बी को ए बी भी लिखा जाता है। उसी तरह ए प्लस बी को ए यूनियन बी लिखा जाता है, और ए बी को ए इंटरसेक्शन बी लिखा जाता है। ठीक है, ये बस नोटेशंस है, सिंबल्स हैं, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो पी ऑफ ए बी का मतलब हुआ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।
तो हमसे बोला था यही प्रूफ करने के लिए, ठीक है।